नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज मूड अच्छा है। मोदी 3.0 का छप्पर फाड़ू बजट आ चुका है। साथियों, पूरे जीवन में मैंने कभी भी बजट पर इतना जुबिलिएशन नहीं देखा जितना मैंने आज देखा। और पहली बार मैंने ये देखा कि विपक्ष का एक भी व्यक्ति क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, कोई आलोचना नहीं हो रही बजट की। फिलहाल अभी तक तो नहीं हुई, शाम हो गई, कोई पॉइंट ही नहीं बचा कि कोई आलोचना कर सके। और साथियों, पहली बार बजट में मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में कुछ सोचा गया है। यहां तक कि मोदी सरकार में भी जाने कब से यह डिमांड हो रही थी कि मध्यम वर्गीय वर्ग के बारे में कुछ सोचिए, करिए। अच्छा, लोगों की तो ये डिमांड थी कि इसलिए किया जाए कि मध्यम वर्गीय लोग डिजर्व करते हैं। मेरा रीजन राजनीतिक था। मैं राजनीतिक कारणों से चाहता था कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बजट में प्रावधान किए जाएं, छूट दी जाए, उनको खुश किया जाए। और आज पहली बार साथियों, ऐसा छप्पर फाड़ू बजट आया है कि जिसमें न केवल देश की इकोनॉमी में इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा, बल्कि मध्यम वर्गीय ग्रुप खुश होगा और राजनीतिक कारणों में हमको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। पहले मैं एक छोटा सा एक संक्षेप में बता दूं। वैसे आपको मालूम है कि इनकम टैक्स की लिमिट यानी कि 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, और अगर सर्विस क्लास है तो 12,75,000 तक, और एनपीएस मिला करके 13,25,000 तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। साथियों, इसके आगे अगर इनकम बढ़ती है, आप 15, 16, 20 लाख कमाते हैं, तब वो लिमिट है कि 4 से 8 लाख की ये, 8 से 12 लाख की ये, 12 से 16 लाख की ये, 16 से 20 लाख की ये, तब वो लिमिट्स आ जाती हैं। यानी कि लगभग 13 लाख रुपए साल 13 लाख रुपए साल कमाने वालों को 0% टैक्स देना पड़ेगा। साथियों, अब क्या हुआ, उनको पैसा खर्च करने के लिए पैसा अवेलेबल हुआ, उनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मिला, और वो बहुत सारे कागजी जो प्रावधान होते हैं और फॉर्मेलिटीज होती हैं उनसे बचे। तो एक तीर से कितना निशाना लगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़िया, लोग खर्च करेंगे, जीडीपी बेटर होगी, जीडीपी बेटर होगी, साथ में क्या होगा, लोग खर्च करेंगे तो आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। तो जो सरकार ने छूट दी, इनफैक्ट उस छूट से सरकार की कमाई बढ़ेगी। तो ये मत सोचिए, क्योंकि इनकम टैक्स से जितना हमें रेवेन्यू मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू हमें जीएसटी से मिलता है। तो हमने इनकम टैक्स में छूट दे दी और उधर जीएसटी में कलेक्शन बढ़ गया। तो क्या हुआ कि सरकार की आमदनी भी बढ़ गई, देश की ग्रोथ भी बढ़ गई, इकोनॉमी में बूस्ट भी मिल गया। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन को लेकर के बहुत डिमांड उठती थी, यह डिमांड उठती थी कि उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है, तो उनको कुछ सुविधाएं दी गई कि जो उनको एफडी पे इंटरेस्ट था, तो उसमें यह होता था कि 50,000 रुपए तक की छूट होती थी, वो छूट बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। उनको यह था कि जो लोग, बहुत सारे सीनियर सिटीजन थे जो किराए की इनकम से जिनका गुजारा होता था, तो किराए की इनकम में 20,000 तक की छूट थी, उसके ऊपर टैक्स पड़ना था। अब क्या हो गया, 50,000 रुपए महीने की छूट हो गई, उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। यानी कि 2,40,000 से बढ़कर सीधे 6 लाख ये लिमिट कर दी गई। बहुत बड़ा रिलीफ सीनियर सिटीजन को। और उनकी डिमांड होती है कि भाई हमें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हमारा और कोई सोर्स नहीं होता है, हमें रेलवे में कंसेशन दिया जाए। वो भी अभी देखा जाएगा, मुझे लगता है उसमें भी कुछ होगा। साथ में साथियों, आपको मालूम होगा कि एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है। तो अब इनकम टैक्स एक्ट
फ्रेश बनाने का एक प्रावधान कर दिया गया कि हफ्ते भर के अंदर ये एक मीटिंग होगी और ये डिक्लेयर किया जाएगा कि एक नया फ्रेश एक्ट बनाया जाए, क्योंकि देखिए समय समय पे चीजें बदलती रहती हैं। 1961 और 2025 पूरा जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो इनकम टैक्स एक्ट नया बनना चाहिए, नई जरूरतों के हिसाब से, नए टैक्सेशन के हिसाब से। इस हिसाब से नया एक्ट बनेगा तो वो फिर चलेगा 50 साल 60 साल। अब साथियों, ये जो बजट में और भी प्रावधान किए गए हैं, हर वर्ग के लिए किए गए, महिलाओं के लिए किए गए, एमएसएमई के लिए किए हैं, इंडस्ट्रीज के लिए किए गए, हर वर्ग के लिए, ग्रामीणों के लिए किए गए। ऐसा नहीं है कि केवल मध्यम वर्गीय, कई लोगों के लिए किए गए। अब साथियों, मध्यम वर्गीय परिवारों को सरकार जो नहीं उनकी अनदेखी करती थी, उससे पार्टियों को चुनावों में नुकसान होता था। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। इस समय लगभग 3.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। अगर 3.5 करोड़ लोग देते हैं तो एक व्यक्ति का परिवार अगर 6-7 लोगों का है, तो आप ये मान के चलिए कि 20 करोड़ लोग हैं जो परिवार हैं जो इनकम टैक्स पेई के दायरे में आते हैं। इसके अलावा साथियों, कम से कम 15-20 करोड़ परिवार ऐसे होंगे, यानी कि 4-5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन इनकम टैक्स देते नहीं। उनकी कोई पकड़ नहीं है, वो सर्विस करते नहीं है, कोई ऐसा जॉब करते नहीं है जो उनकी पकड़ हो सके, वो पैसा कमा लेते हैं और पकड़ धकड़ नहीं होती है। तो ऐसे कम से कम परिवारों की अगर संख्या करें तो 20 करोड़ परिवार होंगे। तो आपके 40-45 करोड़ परिवार तो यही हो गए। इसके अलावा साथियों, इनकम टैक्स की छूट एग्रीकल्चरल इनकम पर होती है। एक लंबे अरसे से मैं कहता आया हूं कि ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है कृषि पे, तो इसमें छोटे और मध्यम जो किसान होते हैं उनको तो आप छूट दीजिए, लेकिन जो करोड़पति अरबपति किसान हैं, आम के बाग हैं लोगों के, बड़े बड़े फलों के व्यवसाय करते हैं, आप सबको इनकम टैक्स की छूट दे रहे हैं, तो वो गलत है। तो वहां भी एक ऐसा उनको टैक्स के दायरे में लाना बहुत जरूरी है और टैक्सेशन इतना इजी हो जाए कि नए नए टैक्स पेयर और बढ़े। अब आपने 12 लाख की छूट कर दी है, 12,75,000, 13 लाख के लगभग। अब इस छूट को देखते हुए वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं वो प्रमोट होंगे कि भैया मैं थोड़ा सा डिक्लेयर करके 12 लाख की तो छूट है, मैं थोड़ा सा भर दूं तो मुझे बैंक में लोन लेने में आसानी हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि इस बजट से सरकार ने कितने तीर मार लिए कि और नए नए टैक्स पेयर जुड़ेंगे इसमें। मैं कहता हूं सरकार ने ये कदम बहुत देर से उठाया, सरकार को ये बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मैं समझता हूं 24 का जब बजट आ रहा था तब उसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने ये सारी बातें कही थी, कई लोगों ने कही थी, कोई मैं ही नहीं हूं। अगर सरकार तब मिडिल क्लास के बारे में ज्यादा सोचती तो मैं समझता हूं कि हमें 24 के इलेक्शन में भी ज्यादा फायदा होता। अभी देखिए दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार ज्यादातर रहते हैं, लगभग 60 to 70% मिडिल क्लास दिल्ली में रहता है। अब आप जरा सोचिए, उसमें से जाने कितने हैं जो किराया दुकानों से लेते हैं, मकानों से लेते हैं, जाने कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, जाने कितने लोग बिजनेस करते हैं, ये सब मध्यम वर्गीय है। उसको कितना बड़ा रिलीफ मिल गया, और खास तौर से उन लोगों को जो 12-13 लाख तक कमाते हैं, कमाते तो ज्यादा हैं, घटा घुटू के 12-13 लाख पर आ जाता है मामला। कमाएगा आदमी जब 20 लाख तब घटा घुटू के 12-13 लाख पर आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी इसका एक टेस्ट, अब 5 फरवरी को दिल्ली में जो चुनाव होना है उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमें मिडिल क्लास का वोट कितने प्रतिशत बढ़ा। इससे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पता लग जाएगा कि हमने ये मध्यम वर्गीय लोगों का जो ध्यान बजट में रखा उससे हमें कितना फायदा हुआ। पूरा फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पर फ्रीबीज भी बहुत चलती हैं, तो मध्यम वर्गीय ये देखने लगेगा कि फ्रीबीज हमें कितनी मिल रही है, तो वो टोटल सही स्टडी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है
कि पहले से कम 5 से 7% मिडिल क्लास वोटर दिल्ली में बीजेपी की तरफ आकर्षित होगा साथी। तो अब बजट के प्रावधान आपने सुन लिए, क्या क्या होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए साथियों, आज शनिवार है, अभी हमें शेयर मार्केट तो खुली नहीं है, पता नहीं चल रहा, कल इतवार है, सोमवार को हम देखेंगे। शेयर मार्केट मेरा अनुमान है बढ़नी चाहिए, क्योंकि लगातार गिरती चली आ रही है। तो शेयर मार्केट में इसलिए कि मार्केट में पैसा आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे। अभी क्या हो रहा था, इलेक्शन के बाद से लगातार शेयर मार्केट गिरती जा रही थी, उसमें कुछ उछाल होना संभावित है, तुरंत नहीं तो धीरे धीरे होगा जरूर। दूसरा साथियों, एमएसएमई को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, शेयर मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं आप। उसके बाद हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, ये अक्सर लोगों का कहना है, गांव वालों को करो, ग्रामीणों को करो, किसानों को करो, गरीबों को करो, मध्यम वर्गीय को टैक्स दो। लेकिन यह बात सही नहीं है, दो कारणों से सही नहीं है। नंबर एक, मध्यम वर्गीय जो ग्रुप होता है वो ओपिनियन मेकर होता है, वही तो लोगों को बताता है किसको वोट दो। अब आप मध्यम वर्गीय हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपसे 100, 50, 200, 300 लोग जुड़े हुए हैं, आप उनकी ओपिनियन फॉर्म करने में सहायक होते हैं। आप बताते हैं कि नहीं सरकार बढ़िया कर रही है, तो ओपिनियन मेकर को आप कैसे नाराज कर सकते हैं। नंबर एक तो मध्यम वर्गीय का ये है। दूसरा ये है कि साथियों, हर वर्ष नए नए लोग मध्यम वर्गीय में ग्रुप में जुड़ते जाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा। वो जो बहुत कम पैसे कमाता है, धीरे धीरे उसकी तनख्वाह बढ़ती है, धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ता है, वो धीरे धीरे मध्यम वर्गीय में कन्वर्ट होता जाता है। हर साल साथियों कई करोड़ लोग नए मध्यम वर्गीय बनते हैं, ग्रामीणों से, गरीबों से, वो उनका स्तर ऊपर उठता है। तो और जो मध्यम वर्गीय, उनमें से कुछ लोग उच्च वर्गीय होते जाते हैं, तो उच्च वर्गीय लोगों को भी आप मध्यम वर्गीय ही समझिए। तो इस तरह से आने वाले समय में, जैसे अमेरिका के चुनाव में मध्यम वर्गीय ही मेन होता है, ऐसे ही भारत में भी साथियों होने जा रहा है। गरीबी हटती जाएगी, हटती जा रही है। जो चुनाव पहले गरीबी हटाओ के मुद्दे पे होते थे, अब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके 50 करोड़ तो मध्यम वर्गीय होंगे लोग, तो 50 करोड़ जो मध्यम वर्गीय हो गए, तो आप फिर वोट देने वाले, तो वो गरीब फिर कितने बचे? तो वोट तो 70-80 करोड़ लोग देते होंगे, तो उसमें आपके 50 करोड़ तो मध्यम वर्गीय निकल गए, सारे मिला लीजिए तो और ज्यादा। तो इसलिए सरकार जागी है, थोड़ा देर से जागी है। और साथियों, आपको मालूम है कि इस समय भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें इंडिया नंबर 1, 2, 3 में स्विंग करता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 1, 2, 3। और अगर प्लेस की बात करें तो अभी हम 5वीं प्लेस पर हैं, 5th प्लेस पर हैं, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में फर्स्ट 3 में आते हैं। बहुत जल्दी मोदी 3.0 के इस बजट से और आने वाले बजट में भी अगर इस तरह से सुधार लाते गए तो भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मेरे ख्याल से अमेरिका और चाइना के साथ भारत खड़ा होगा। तो ये जुबिलिएशन का, उत्सव का पर्व है कि मध्यम वर्गीय खुश हो जाए और देश से जुड़े, सरकार से जुड़े, हमसे जुड़े। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।